रात के करीब 3 बजे का समय होता है। एक लड़की जो रात के वक्त रोड पर बड़ी तेजी से भागते हुए चले जा रही थी। तभी चौराहे पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे और जैसे उन पुलिस वालों की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो उस लड़की को आवाज़ देते हैं। कहते हैं कि आप इतनी रात में अकेले कहाँ जा रही हैं? वो लड़की थोड़ा सा जैसे ही पुलिस वालों की आवाज़ को सुनती है, थोड़ा सा ठिठकती है। तभी उनमें से एक पुलिस वाला उस लड़की के पास में जाता है और कहता है कि आपको कहाँ जाना है? आप इतनी रात में अकेले कैसे जा रही हैं? तब वो लड़की जो होती है वो चुपचाप खड़ी होती है। तभी उस पुलिस वाले की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है। उसकी हालत को देखकर, उसकी परेशानी को देखकर ऐसा वो इसे लगता है, पुलिस वाले को लगता है कि जैसे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हो। पर देखता है कि उस लड़की के बदन पर खून के छींटे लगे होते हैं और उसके हाथ में भी कुछ होता है। तभी वो उस लड़की को लिवा करके जो थानेदार साहब खड़े होते हैं उनके पास में आता है और आकर के कहता है कि साहब ये देखो, ये लड़की, इसके शरीर पर ब्लड लगा हुआ है और पता नहीं ये कहाँ चुपचाप चली जा रही है। थानेदार साहब उस लड़की को अपने पास में बुलाते हैं और बुला करके उससे पूछते हैं कि बेटा आखिरकार क्या हुआ है आपके साथ में और आप कहाँ जा रही हैं इस समय अकेली? तब वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। पूछते हैं कि आखिर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है आपको? उस लड़की को ले जाकर के वो थाने ले जाते हैं और थाने में ले जाकर के जब उस लड़की से बैठा करके सारे हालचाल पूछते हैं तब वो जो लड़की कहानी बताती है, जो घटना सुनाती है, ये सुन करके पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और उनको भी ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो अब उस लड़की के साथ में करें तो क्या करें, या उस लड़की ने जो किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है। ये सब कुछ जानेंगे इस घटना में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, आज की यह घटना महाराष्ट्र के नागपुर जिले के एक छोटे से कस्बे की है, जहां पर एक परिवार रहा करता है। परिवार में 4 लोग होते हैं। परिवार के मुखिया, जिनका नाम होता है अशोक कुमार, उनकी पत्नी निर्मला देवी एवं उनको एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अमर सिंह, और उनको एक बेटी होती है जिसका नाम होता है कल्याणी। कल्याणी की उम्र वही मात्र 21 से 22 वर्ष के आसपास होती है। परिवार एक मिडिल क्लास परिवार होता है। परिवार के सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। उनका एक अपना व्यवसाय होता है और उस व्यवसाय से ही उनके घर खर्च चलता है। मई का महीना होता है। एक दिन अचानक उस घर में एक शादी का कार्ड आता है। जैसे ही कार्ड आता है, वो कार्ड देखते हैं, कार्ड किसी और का नहीं बल्कि जो अशोक कुमार होते हैं उनकी बहन के यहाँ से आता है। उनकी भांजी की शादी होती है। शादी के करीब 15 दिन के आसपास का समय होता है। तभी जैसे ही शादी का कार्ड आता है, अब उस घर में ये चर्चाएं होने लगती हैं कि आखिरकार शादी में कौन कौन जाने वाला है। पर शादी क्योंकि एक खास रिलेशन की होती है, कल्याणी की बुआ की बेटी की शादी होती है, अशोक कुमार की बहन होती है, इसलिए परिवार के शायद सारे सदस्यों को वहां जाना जरूरी होता है। तभी एक दिन अशोक कुमार की पत्नी निर्मला देवी कल्याणी की बुआ के पास से फोन करती हैं, हाल चाल लेती हैं और उसके बाद में उन दोनों लोगों के बीच में ये बात होती है कि आखिरकार शादी में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। तभी जो निर्मला देवी होती हैं वो अपनी ननद से कहती हैं कि देखो, घर के जितने भी लोग हैं सारे लोग तो एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि घर को भी कोई देखने वाला चाहिए। पर जो उनकी ननद होती है वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो कहती हैं कि देखो, ऐसा है, हम ये कुछ नहीं जानते हैं, एक रात की बात है, आप लोग एक रात किसी पड़ोसी की जिम्मेदारी पर भी घर छोड़ सकते हैं या फिर किसी दूसरे रिश्तेदार को बुला करके अपने घर पर रख सकते हैं, पर शादी में सबको आना पड़ेगा। अब सारे लोग विचार करते हैं। विचार करने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी तरीके से एडजस्ट किया जाएगा और शादी में सभी लोगों को चलना है, क्योंकि जो कल्याणी होती है उसकी भी, जिस लड़की की शादी होती है उसकी बहन होती है, उसकी भी उससे बातें होती हैं। वो भी उसको कहती है कि नहीं, आपको भी इस शादी में आना है। अब शादी वाला दिन होता है। जैसे ही शादी का दिन होता है, कल्याणी की जो माता पिता, भाई बहन, सारे लोग बारात वाले दिन वहां पर पहुंचते हैं। सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं। शाम का समय होता है, बारात आती है, जयमाल की तैयारी होती है। इधर कल्याणी जो होती है वो भी स्टेज पर सज संवच करके जाती है। कल्याणी जो देखने में बेहद खूबसूरत होती है, यानी कि वो इतनी खूबसूरत होती है कि कभी अगर वो उसके पिता शादी की बात चलाते तो लोग कल्याणी के साथ फ्री में रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही जयमाल खत्म होता है, जो कल्याणी के पिता अशोक कुमार होते हैं वो उसी वक्त
वहां से अपने घर के लिए वापस आ जाते हैं, क्योंकि घर पर भी कोई नहीं होता है। इधर जो कल्याणी की माँ होती है, कल्याणी का भाई होता है, वो लोग रात भर तो वहां रुकते हैं, क्योंकि लड़की की शादी होती है। उनका कहना होता है कि जैसे ही बारात की विदाई होगी उसके बाद में हम भी वापस आ जाएंगे। दूसरे दिन दोपहर में जैसे ही बारात की विदाई होती है, अब जो अमर सिंह होता है वो अपनी माँ निर्मला देवी को अपने साथ लेकर के अपने घर वापस चला जाता है। पर इधर जो कल्याणी होती है, कल्याणी अभी वहां रुकना चाहती थी। उसकी माँ उससे पूछती है कि आप कब तक वापस आना चाहती हो। कल्याणी कहती है कि अभी, क्योंकि बुआ की एक बेटी जो भी अपने ससुराल गई है, इसलिए बुआ को शायद कुछ दिन अच्छा न लगे। जैसे ही 2-4 दिन का समय बीतता है और 2-4 दिन के बाद हम भी वापस आ जाएंगे। इधर शाम का समय होता है, बारात की विदाई हो जाती है, धीरे धीरे शाम का वक्त होता है। सभी लोग बारात की विदाई के बाद घर के जितने सदस्य होते हैं, जितने जो बचे हुए रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो वापस चले जाते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो वहां पर रुकते हैं। सारे लोग थके होते हैं, इसलिए सारे लोगों को नींद आ जाती है, सारे लोग सो चुके होते हैं। इधर कल्याणी भी जो काफी थक चुकी थी, रात भर उसने शादी देखी थी, इसलिए उसे भी नींद आ जाती है और वो भी एक रूम में जाकर के सो जाती है। तभी रात के करीब 11 बजे के आसपास कल्याणी के जो बुआ का एक लड़का होता है, वो धीरे से कल्याणी के कमरे पर आ जाता है और आने के बाद में वो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। कल्याणी उस समय गहरी नींद में होती है, क्योंकि उसको थकावट होती है, और तभी वो आकर के कल्याणी के साथ में जबरदस्ती करने लगता है। कल्याणी की नींद खुलती है, वो उसका विरोध करती है, तो वो कहता है कि अगर आपने ये बात किसी को बताई तो आप हमें जानती नहीं हो, हम आपको जान से मार देंगे। कल्याणी जो उस समय बड़ी ही समझदारी से काम लेती है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, पर क्योंकि वो चिल्ला भी नहीं सकती थी, उसे डर था कि वो उसे मार भी सकता है, क्योंकि कमरे के अंदर है, इसलिए वो उस समय तो उसका विरोध करती है पर कर नहीं पाती है। तभी वो अपने मन में सोचती है, उठती है, उठने के बाद में वो पूछता है कि आखिरकार आप कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। उसे ऐसा लगता था कि शायद ये उठ करके घर के अन्य सदस्यों को बताने के लिए जा रही है। वो कहता है कि नहीं, कल्याणी कहती है कि नहीं, बस मुझे बाथरूम जाना है। वहां से वो उठती है, बाथरूम के बहाने रूम से बाहर जाती है, घर से एक वजनदार चीज लेकर के आती है। वो जो लड़का होता है वो उस समय जो बेड पर लेटा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है। कल्याणी पीछे से ही उसके सर पर वार कर देती है। जैसे उसके सर पर वार होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। वो चक्कर खाता है, बेहोश होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार उसके साथ में हुआ क्या है। कमरे से बाहर जाती है और चाकू लेकर के आती है, और उसी वक्त वो उसके गर्दन पर भी वार करती है, उसके प्राइवेट पार्ट को काट लेती है। रात के करीब 3 बज चुके थे। उस समय वो अब सोचती है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे, यहां पर वो जाए तो कहां जाए। उसके मन में विचार आता है कि उसे अपने घर भाग जाना चाहिए। उसी समय रात में 3 बजे वो वहां से निकलती है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में लेकर के सीधे वो अपने घर जाना चाहती है। पर जैसे ही वो वहां से निकलकर थोड़ी दूर ही पहुंचती है, एक चौराहा पड़ता है, और उस चौराहे पर जो पुलिस वाले लगे होते हैं, उन पुलिस वालों की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है, कल्याणी पर पड़ जाती है। वो कल्याणी के पास में जाते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिरकार समस्या क्या है, आप रात में जा कहां रही हो। पर जैसे ही वो कल्याणी की हालत को देखते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि जरूर यह लड़की किसी न किसी परेशानी में है। पर उस लड़की को जब वो अपने पास में लेकर के आते हैं, उसके बदन को देखते हैं, उसके कपड़ों पर खून के छींटे पड़े होते हैं, उसके हाथ पर किसी लड़के का प्राइवेट पार्ट होता है। पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। वो उस लड़की कल्याणी को अपने साथ थाने ले जाते हैं। थाने ले जाने के बाद में वो उसको बैठाते हैं, क्योंकि कल्याणी जो बहुत उस समय दहशत में होती है, उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे और किस तरीके उसके हाथों से इस तरीके का काम हो गया है। और जब पुलिस वाले उस लड़की से बार बार पूछते हैं, उसे प्रेम से पूछते हैं कि आखिरकार बेटा आपके साथ में हुआ क्या है, आपने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है, आपने जिसके साथ में आपके साथ जिसने भी इस कृत्य को किया है आखिरकार वो कौन है। तब कल्याणी जब अपने मुंह से एक एक शब्द को कहना शुरू करती है, और एक पुलिस वाले जब उसको डायरी में लिखना शुरू करते हैं, और उसके बाद में जब वो पूरा सब बयान पढ़ा जाता है, तो पढ़ करके उन पुलिस वालों के पैरों के नीचे की भी जमीन खिसक जाती है। तुरंत वहां पर पुलिस पहुंचती है, और पहुंचने के बाद में उस लड़के का जो डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद में थाने में जो कल्याणी के माता पिता होते हैं, कल्याणी की बुआ होती हैं, उन सारे लोगों को थाने में बुलाया जाता है।
और उसके बाद में जब कल्याणी की जो बुआ होती है वो थाने में आकर के वो कल्याणी को कुछ इस तरीके से देखती हैं जैसे ऐसा लगता है कि सारा जुर्म केवल कल्याणी ने किया हो। तब जो पुलिस वाले होते हैं वो कल्याणी की बुआ से कहते हैं कि आपको पता है कि आपके बेटे ने क्या किया है? वो कहते हैं कि साहब मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, मेरा बेटा इस तरीके का कुछ काम ही नहीं कर सकता है, बल्कि जो भी किया है इस लड़की ने किया है और मेरे बेटे की जान ले ली है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि ये जो आप कह रही हो ये पूरी तरह से गलत है। इस लड़की ने अपनी आत्मरक्षा में इस तरीके का कदम उठाया है और आपने अपने बेटे की परवरिश कैसी की है ये आपको सोचना चाहिए था। जो एक रिश्ते को भी बचा नहीं सका। कल्याणी का चालान कर दिया जाता है। अगले दिन कल्याणी कोर्ट में पेश होती है और कोर्ट में पेश होने के बाद में जज साहब जब उस लड़की के बयान को सुनते हैं तो जज साहब भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जज साहब ये फैसला करते हैं कि उस लड़की ने अपनी आत्मरक्षा में इस तरीके का कदम उठाया है, इसलिए उस लड़की को, कल्याणी को मात्र 7 महीने की सजा सुनाई जाती है। वैसे तो देखा जाए तो दोस्तों जुर्म तो इतना वो बड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे अगर इस जुर्म की सजा देखी जाए तो 15 से 20 साल हो सकती है, पर कल्याणी ने अपनी रक्षा के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए इस तरह का कदम उठाया, इसलिए जज साहब मात्र कल्याणी को 7 साल की सजा सुनाते हैं। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। हमारा समाज कुछ इस तरीके से हो गया है कि हमें हर कदम पर सोच समझकर ही कदम रखने हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आखिरकार कल्याणी ने जो किया वो सही किया या गलत किया। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।